नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ना इसे शस्त्र काट सकते हैं और ना ही अग्नि इसे जला सकती है, ना ही जल इसे गीला कर सकता है और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का यह 23वां श्लोक हमें यही संदेश देता है कि आत्मा अजर, अमर और नश्वर है, अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन साथ ही यह भी सत्य है कि ये आत्मा एक शरीर का रूप धारण करके इस भव सागर रूपी संसार में हमारे आसपास विद्यमान रहती है। लेकिन समय आने पर वह आत्मा उस शरीर का भी त्याग कर देती है। कुछ ऐसे ही दुखांतिका हमारे समक्ष कॉलेज की छात्रा लवंशिका के हमारे बीच ना रहने से आई। संकट की इस घड़ी में संपूर्ण कॉलेज परिवार उनके परिवार के साथ है। हम सभी मिलकर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। उनका इस प्रकार से यूं आकस्मिक चले जाना हम सबके लिए एक अपूर्णीय क्षति है। लवंशिका, आज आप भले ही हमारे मध्य सशरीर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन आप सदैव हमारे हृदय मन का हिस्सा बनी रहेंगी। मालूम हो कि लवंशिका का निधन 7 नवंबर 2021 को डेंगू बीमारी के कारण हो गया था और उन्हीं की स्मृति में आज हम डेंगू, मलेरिया और अन्य प्रकार की मौसमी बीमारियों से बचाव एवं रोकथाम के उपाय को अपनाने के लिए आज इस वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमें 2 वक्ताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, जिनमें पहले हैं डॉक्टर परीक्षित शेवड़े। आप पेशे से आयुर्वेद चिकित्सक हैं, साथ ही आप सदैव शोध कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं। आपके विषय में सबसे रोमांचक तथ्य यह है कि आपने पिछले 2 वर्षों में आयुर्वेद के माध्यम से लगभग 3,000 से ज्यादा कोविड मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। हमारे दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर सुकृति कुमार। आप बिजनेस ऑपरेशंस के क्षेत्रीय प्रमुख, जोनल हेड हैं। वर्तमान में आप दिल्ली के ओखला स्थित स्टेर्लिंग एक्यूरेस डायग्नोस्टिक संस्थान का संचालन करते हैं। आज हमें इन दोनों वक्ताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। डॉक्टर परीक्षित से सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए हमें किन प्रकार के खान पान का ध्यान रखना चाहिए और आयुर्वेद इसमें हमारी किस प्रकार से मदद कर सकता है। डॉक्टर परीक्षित। Am I audible clearly? Yes sir, you are. Yes sir. Thank you. रागादिरोगान् सततान् शक्तान् शेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। आयुर्वेद के आद्य प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी, मेरे जितने भी ज्येष्ठ वैद्य हुए हैं वे सभी उनको नमन करता हूँ। जो दुखद घटना आपके महाविद्यालय में घटी इसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और गतात्मा को सदगति प्राप्त हो ऐसे प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा सबसे पहले कि जो मौसमी बीमारियां है कई तरह की, अब ज्यादा तौर पे तो हम लोग अभी जो आउटब्रेक देख रहे हैं वो डेंगू का है, चिकनगुनिया का है, मलेरिया का है कई जगहों पे। केवल यही नहीं तो बाकी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मौसम बदलेगा उस प्रकार से वो बीमारियां होती जाएगी और ऐसी बीमारियां ना हो इसके लिए भी आयुर्वेद का योगदान है। और यदि दुर्भाग्यवश वो हो भी जाती है
तो उसकी चिकित्सा के रूप में भी आयुर्वेद का प्रावधान बहुत ही अच्छी तरह से है। तो सबसे पहले तो हम यही बात सोचेंगे कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम जो आयुर्वेद कहता है, माने ये बीमारियां ना हो उसके लिए क्या करना है। तो सबसे आसान दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, जो आयुर्वेद ने बताई दिनचर्या है वो दिनचर्या उसका पालन करना, और दूसरी बात आयुर्वेद ने बताई ऋतुचर्या का पालन करना। अब जैसे ही ये शब्द आते हैं कईयों को ऐसे लगता है कि बाप रे बड़ी संज्ञाएं हो गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो हम लोगों ने टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, आपका आहार किस प्रकार से है, आप कौन से प्रदेश में रह रहे हैं। माने अगर दिल्ली स्थित कोई मरीज होगा या दिल्ली स्थित कोई व्यक्ति भी होगा मरीज हिस्से, तो उसका जो खान पान होगा वो अलग होगा, जो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में जिसका चलन है उससे अलग होगा। तो आपकी पीढ़िया दर पीढ़िया जो खाती आ रही है, और आप जिस देश में निवास कर रहे हो, माने अगर कोई महाराष्ट्र का मूलतः कोई बंदा हो और वो अगर दिल्ली में गया है अभी, तो उसने एक अच्छी तरह से बैलेंस करनी है कि आपकी पीढ़ियां जो पहले खा रही थी वो एक चीज, और दूसरी जो आप जिस देश में अभी रह रहे हैं वहां का जो प्रचलन है वो चीजें वो आपके खाने में रखना, ये जरूरी बात है। अब आसान सी बात यह है कि क्या अवॉइड करें, तो इसके विपरीत है वो चीजें अवॉइड करें, ये बहुत सरल बात है, लेकिन हम लोग वही ध्यान में नहीं लेते। अब जैसा आपका महाविद्यालय तो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली चाट के लिए बहुत जाना जाता है, तो उस बारे में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है अभी फिलहाल इस सीजन में ज्यादा तौर पे, क्योंकि ये तो खैर ठीक है, वेक्टर बॉर्न बीमारियां तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो पानी ठीक से ना हो उसकी वजह से भी जो पेट की कई सारी बीमारियां हो सकती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत जगहों पे दिख रहा है देश में फिलहाल, तो उनसे अगर बचना है तो स्वाभाविक तौर पे उस प्रकार का खान पान हमें रखना होगा। बाहरी ठेलों पे अगर क्लीन आपको फूड नहीं मिल रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें, उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पानी आप किस प्रकार से ले रहे हैं, पानी अच्छी तरह से अगर आप उबाल के लोगे, जिसे आयुर्वेद में क्वचित जल कहा जाता है, माने केवल आपने कुछ एक आरओ लगाया या फिल्टर लगा दिया और पानी ले लिया, ऐसा नहीं, बल्कि पानी को अच्छी तरह से उबाल लाना है और उसको थोड़ा सा घटाना है, औटाना है। उसके बाद में अगर आप पानी ले रहे हैं तो अपने लिए यूजफुल होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का आपने दिनचर्या में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऋतुचर्या के बारे में अगर थोड़ा मोटा मोटी बताया जाए तो एक बिल्कुल आसान सी बात आपको बताता हूँ। जितने भी हमारे त्योहार होते हैं, उन उन त्योहारों में जो जो चीज खाई जाती है वो चीज परंपरागत, वो चीज उस ऋतुचर्या के लिए उपयुक्त होती है। ये कितनी बढ़िया बात है, देखिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे ये एक जो बढ़िया देन हमें दी है। अब जैसे अभी फिलहाल दिवाली हुई, दिवाली में कई सारे ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बनाई जाती है जो वैसे तो देखा जाए तो पचने में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अब जाड़ा, ये ठंड का मौसम इतना होगा, और फिलहाल तो थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि एल नीनो की वजह से इस साल ठंड थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो उसी हिसाब से विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं जो देसी गाय के घी में तले हुए हो या फिर पचने में थोड़े से डिफिकल्ट भी हो, वो नाश्ते के लिए खाने हैं आपको। कई तरह के लड्डू हो, हाँ अगर आपको डायबिटीज है तो आपके वैद्य की सलाह जरूर लें इस बारे में, लेकिन फिर भी अब महाराष्ट्र में तो हम लोग कहते हैं फराळ के आइटम्स बोला जाता है उनको। तो ये चीजें, दिवाली तो 4-5 दिन का होता है, बाकी के दिन तो लगभग महीना भर वो चीजें घर में ही रहती है और उसका लुत्फ उठाया जाता है। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीजें अगर आप उस ऋतु के हिसाब से ही खाते जाएंगे तो उसकी उसकी बदौलत आपके जो शरीर के धातु है, जिसे हम लोग सप्त धातु कहते हैं, आयुर्वेद में रसरक्तादि धातु कहा जाता है या त्रिदोष कहा जाता है, इसका एक इक्विलिब्रियम अच्छी तरह से मेंटेन हो, इसके लिए ये ऋतुचर्या जो आपके ये सभी त्योहारों की बदौलत जो आपको मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। फिरनी या सुतरफेनी, ये दोनों ही जो मिठाइयाँ है उसमें से सुतरफेनी नाम की जो मिठाई है वो उत्तर भारत में चलन है कि करवा चौथ पे विशेष रूप से कई जगहों पे सेवन किया जाता है। अब इंटरेस्टिंगली अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो आयुर्वेद में शरद ऋतु जो आता है, तो शरद ऋतु के अंदर वहां पे शशि किरण या शशांक किरण नाम से जो मिठाई आती है उसका वर्णन लगभग इससे ही जुलता है, जो करवा चौथ हम सबको पता है कि शरद ऋतु में ही आती है। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया सा मिलाप हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है हमें ये याद दिलाने के लिए
कि ऋतु के हिसाब से आपका खान पान बदलना चाहिए। तो ये एक सबसे पहली जरूरी बात हो गई आपके खाने पीने के बारे में। ज्यादा रात को ना जगे, आप बहुत बारी चैट करते रहते हैं, ब्राउजिंग करते रहते हैं, वो चीजें ना करें। जो समय पे सोएगा, समय पे उठेगा, उसे ही आरोग्य और बाकी सभी चीजें प्राप्त होगी, हमारे यहाँ पे कहा जाता है। तो उसके ऊपर ध्यान दें। और ये जो वेक्टर बोर्न डिसीज है, उसकी हिसाब से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। अब कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आयुर्वेद में क्या डेंगू का वर्णन है, क्या मलेरिया का वर्णन है क्या? नहीं, इन नामों से नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में दंडक ज्वर नाम से वर्णन आता है, जो मच्छर के काटने से फैलेगा और बढ़ेगा, ऐसा वर्णन आता है। तो इसके बारे में तो थोड़ा आगे मैं विस्तार से बताऊंगा भी, जब ट्रीटमेंट या फिर बाकी की जो पार्ट थोड़ा सा मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो पहले एक आपको परहेज बरतनी है उसके बारे में बोलता हूँ। एक बहुत ही आसान बात बोलता हूँ। अगर आपके साथ कुछ कागज पेन वगैरह है तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। आपको घर में हर रोज आप कर सकते हैं, ऐसी बात है। इसको कहा जाएगा धूपन। आयुर्वेद के हिसाब से धूपन माने धूप तैयार करना। वो धूपन हमें पूरे घर में करना है। एक बारी सुबह करना है, एक बारी शाम को करना है। क्योंकि ऐसा पाया गया है बड़े पैमाने पे कि दिन भर में ये जो सारे मच्छर है, जो ये बीमारियां फैला रहे हैं, उनका चलन वलन जो है दिन भर में ज्यादा रहता है। तो जानबूझ के सुबह में भी करें और शाम को भी, ये दोनों समय में आप करें। सूर्योदय सूर्यास्त इन दोनों समय पे किया तो भी चलेगा। क्या क्या चीजें उसके लिए इस्तेमाल करनी है? तो एक तो देसी गाय का सूखा हुआ गोबर, उसके उपले आपको आराम से मिल जाते हैं नजदीक। तो उस उपलों के ऊपर थोड़ा सा देसी गाय का ही घी डाले। अगर आपके यहाँ पे नीम के पत्ते हो तो नीम के पत्ते थोड़े से सूखे हुए डाले तो भी चलेगा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर उस पर अपने छिड़क दी तो भी चलेगा। और भीमसेनी कपूर, ये बड़ी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। ये सभी चीजें इकट्ठा करके उन्हें जलाए, और उससे जो धुआं पैदा हो रहा है, उस धुएं से धूपन माने आपके घर में जो जो रूम्स है, उन सभी रूम्स में वो धुआं अच्छी तरह से फैलना चाहिए। अब एक बात ध्यान में रखिए कि अगर अस्थमा के मरीज घर में है तो इस बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान बरतना पड़ेगा। पोस्ट कोविड कोई मरीज अगर घर पे है तो भी थोड़ा सा ध्यान बरतिए, लंग्स की कैपेसिटी अगर कम हुई हो तो। और एक आसान सी बात यह है कि अगर एक आध कक्ष में, एक आध रूम में अगर आप धूप दे रहे हो तो वहां पे कोई ना ठहरे थोड़ी जगह, थोड़ी देर के लिए। वो धूपन होने दे, बाद में वो धूप बाहर निकाले, दूसरे रूम में शिफ्ट करे और बाद में आप उस रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। इस हिसाब से धूपन दिया जाए। आपको जानबूझ के बताना चाहूंगा, तकरीबन एक 6 से 7 पेपर आयुर्वेदिक धूपन के ऊपर प्रकाशित हो चुके हैं कि ये धूपन विभिन्न तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि फॉर्माल्डिहाइड उससे जो बाहर निकलेगा वो उससे मदद करने के लिए किस प्रकार से यूजफुल होता है। तो ये धूपन एक ऐसी चीज है जो हमेशा करें, और अपने खान पान का अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये दो चीजें अगर हमने बड़ी अच्छी तरह से एहतियात बरती दोनों चीजों के बारे में, तो मुझे लगता है कि एक तो कई सारे व्याधियों से हम लोग दूर ही रहेंगे, और अगर व्याधि हुए भी तो उससे बाहर आसानी से निकलने में हमें मदद हो सकेंगी। ट्रीटमेंट के बारे में तो जो जो विषय आगे बढ़ेगा मैं उसके कुछ इन सब आपको देता रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जिन बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया, उनमें सबसे प्रमुख रहा दिनचर्या का उचित रूप से पालन करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो कही कि संस्कृति परंपरा, उसमें हमारे ऋतु के अनुसार भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना सबसे सर्वोत्तम बताया गया है। और आपने सबसे महत्वपूर्ण बताया कि धूप बत्ती का उपयोग करना, जो कि अमूमन हम करते ही हैं। उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं इन बातों को थोड़ा सा और गहराई से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला प्रश्न है हमारे दूसरे वक्ता सर से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू के मुख्य लक्षण क्या हैं, और उनमें भी सबसे प्रमुख लक्षण क्या हैं, और उनमें सबसे खतरनाक बिंदु जो हो उसकी पहचान कैसे की जाए। डॉक्टर सुकृति सर। Thank you. First of all, sincere apologies for the untimely death of Lavanshika, and I hope that this does not happen to the audience who are here
and to the wider audience as well, because this is a very sort of a preventable disease in terms of it is a vector-borne disease, like Dr. Saab said. It is spread by a vector, a mosquito, which is called Aedes aegypti, and it is a daytime biter. It's also called as tiger mosquito, and it happens. It's a tropical disease. Happens during rains or after rains, and it happens mostly because of the stagnation of water, because this particular species of mosquito breeds on stagnant water, जो जमा हुआ पानी है, and the incubation period of the reproduction cycle of mosquito is such, even if you leave the water for more than 6 hours, the larva evolves, and in 24 hours the mosquito breeds out of it. So every day the water resources has to be changed. So first thing first is to understand that how we can prevent a disease, and most of it is a public health issue, because we know that we are living in a dengue chikungunya endemic zone, where on the onset of rains and this weather, this is the time where dengue will happen, because of there are sources of water which we cannot control. So the first intervention of society is to prevent the water logging during this season. Then coming to the disease itself, so it's a vector-borne viral disease, and the incubation period is when the mosquito bites and your first symptoms occurs. It is 4 to 10 days. So from the bite of a mosquito, it can take from 4 to 10 days to appearance of the first symptom. So we have to understand this disease, because it has been a menace and we are living in that endemic zone. Everyone has an access to internet, everyone has access to reliable sources. One such is Government of India site, Delhi government site, CDCs. So you should always be aware of a disease which is rampant and which is a fatal disease in your community, in your geography. And so this is a self-limiting disease in one sense, but it can become worsen very fast. So main thing is to keep very watchful eyes to somebody who has this disease. So it has 3 parts. So one part is called the febrile part. The second is called the afebrile part. So febrile illness is around 2 to 7 days, and then followed by a critical phase, which is 2 to 3 days. So in the febrile part, what are the symptoms that you should look? One is, of course, the high-grade fever, and then headache. Headache will be, it can be mild, moderate, severe, depending upon the host response. Then your retroorbital pain. So aankh ke piche, you'll feel that there is something which is, my eyes are heavy, I have pain which is behind the eyes. So that's a very typical symptom of dengue. Then your myalgia is your feeling of not being well and mild pain all over the body, as well as arthralgia. So in initial books, we used to call it as breakbone fever. So you will have intense joint pain around the bigger joints also and the smaller joints also, and it sort of
present during the fever and last up to many hours. So if the pain is not subsiding with paracetamol, the joint pain, then you have to be aware that this could be dengue. The third and the other symptoms are rash. So you can have a rash on the localized part, also on all over the body. And then you can have you know uh, other symptoms like vomiting, like loss of appetite, which is uh, synonymous with any viral illness. But these are the four symptoms which you should, when it happens, then the diagnosis is important. So this time of year, you can have dengue, you can have chikungunya, you can have malaria, or you can have a normal. There are 100 and 200 types of viruses which becomes very active during rainy season. And in today's context, the co-infection with COVID-19, which is also because one masks the other. So in that case, the laboratory diagnosis becomes very important in terms of if you should know whether it's dengue, it's chikungunya, it's malaria, or it's a co-infection with COVID-19 as well. So government of Delhi also had capped the NS1 test and platelet test, but there are three tests which is very important in terms of following the course of the disease, which is platelet count and hematocrit and leukopenia. So for confirmation of diagnosis, you need to do NS1 or IgM or RT-PCR or a PCR test as well. So PCR also detects NS1 antigen, and it is more because what we see sometimes, because of NS1 antigen become negative, people think that this is not dengue, and that could be a false negative test. But the sensitivity of PCR is more than NS1. But having said that, the clinical diagnosis of dengue does not, require any lab diagnosis per se, because if I have a patient in endemic zone of dengue, which is Delhi, who has fever, retroorbital pain, or myalgia, or arthralgia, or headache, persistent headache, then I can make a clinical diagnosis, and then I can watch the patient over the period of next 10 days, because you see that 2 to 5 days is the febrile period, 5 to 7 days is critical period. So once patient become afebrile, then the chances of this getting into a severe phase, which is a dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome or organ failure, uh, can be happening after the febrile period. So we have to be very careful in watching the danger signs. If it is so, 1% of dengue cases will end up in complication, whether it's hemorrhagic or hypovolemic or shock syndrome or an organ failure. So organ failure can be detected by increase in hematocrit value. So I'll give you some examples why it goes to complications. So there are 4 serotypes of dengue virus: 1, 2, 3, 4. So in India, we have detected 3 so far. So what happens once you have one infection of type, suppose you have initially one infection with type 1, then what happens, that time it could be a mild disease, but then the body has formed the antibodies. So when the second serotype of infection happens, then the hell loses over, and the body reacts violently to this second infection. So first infection may be little mild, but the second infection, when happens next year or sometimes after 3-4 years, when it happens, the patient has chance to go into complication more than the first time, because there is an antibody which reacts, and there is an antigen antibody immunological reaction which sort of triggers of destruction of WBC platelets
increase in cellular volume. So why organ damage happens? Because your blood becomes thick. So the cell part with its RBC and the other cellular components become higher than the plasma, which is a liquid form of your blood. And then the smaller capillaries get blocked. So that is the reason of organ failure. Because platelet is the first line of defense when bleeding happens, it plugs the bleeding. So if you have low platelets, and if the bleeding happens, then there is no stoppage. So vicarious bleeding, breakthrough bleeding, sometimes bleeding in peritoneal cavity, bleeding from in the brain, bleeding from vagina. So these kind of bleeding can be fatal because there is no system which can stop this bleeding. Suppose somebody has a very low platelet count. So one is a watchful course. When first is to establish the diagnosis, second is how watchful you are. So if there is a person who cannot be watched, it's better to admit in a facility. But this illness can turn into a dangerous emergency situation very quickly, and especially after the febrile period is over, when people think that, okay, fever has gone, so I'm out of danger. The next 2-3 days are very important. So take rest, plenty of fluids, and watchfulness over bodily symptoms, your lab results, platelet, hematocrit, leukopenia, as well as hydration. And be aware of any sort of bleeding happens, then there should no time wasted, and you should immediately seek help, go to a hospital, get yourself admitted, because it's the only thing you need is supportive treatment, fluids, platelets, plasma if needed. And if there are some medications like IVIG, which lowers the immune response, and if there is an organ which is in failure like liver, kidney, that should be supported. So to cut the long story short, first is prevention of a vector. Second is your own, uh, you know, protection towards mosquitoes. Wear full sleeve clothes. So this is also seen that's a daytime biter. So because of COVID-19, many people are bedridden and they stay in home. So bed net, mosquito repellent. If you are outside, you can use this sprays which are available commercially. If you're inside, you have to have some sort of liquidator or incense, which and then regular fogging of the municipal areas. Not, it is not advisable to have regular fogging of in indoor spaces, but outdoor you should have a regular fogging of your society, of your college, of your RWA, of your institution, of your office. That is needed. Then when it happens, the correct diagnosis and watchfulness and quick reaction, because this can turn very quickly into something which is very dangerous. So that's my first advice to all of you, so that and be aware constantly, be in touch with the literature, that what is it that happening, and if there's an outbreak, how can you prevent yourself, how can you prevent yourself from being bitten to mosquito, because that's the most important preventive. So an ounce of prevention is better than a dollar of cure. So why to let it happen? And it's very easily preventable once you take care of the mosquito bite. धन्यवाद सर। आपने इस बीमारी के वैज्ञानिक पहलुओं पर हम सभी का ध्यान आकर्षण करवाया। साथ ही आपने उदाहरण सहित बुखार के 4 विभिन्न चरण बताए कि हम समय रहते अगर बेहतर समय पर उचित निगरानी करें तो हम बेहतर रूप से इस बीमारी का प्रबंधन कर पाएंगे।
साथ ही आपने बताया कि लार्वा और इस प्रकार के पानी को जमा ना होने दें, और जिस तरह से आज ये बीमारी सार्वजनिक रूप से गंभीर बीमारी घोषित हो चुकी है, तो हमें इससे लड़ने के लिए उसी स्तर पर लक्षणों की पहचान करके समय रहते इसका प्रबंधन करना होगा। धन्यवाद सर इस प्रकार के विशेष मार्गदर्शन के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न मेरा डॉक्टर परीक्षित से है कि डेंगू बुखार में प्रिवेंटिव आयुर्वेदिक थेरेपी को हम किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, और तमाम इस प्रकार के बचाव उपाय करने के बावजूद भी अगर हम डेंगू बुखार से पीड़ित हो जाएं, तो बुखार होने के बाद खान पान में हमें किस प्रकार की विशेष सावधानियां रखनी होंगी? डॉक्टर परीक्षित। अब देखिए, जैसे पहले ही अभी जैसे डॉक्टर सुकृत जी ने भी कहा, और मैंने पहले कहा था धूपन के बारे में, उन्होंने और भी कई सारी बहुत बढ़िया बातें बताई है, जैसे लॉन्ग स्लीव के आपके कपड़े हो एक्सेट्रा, कि एक तो पहली बात, मच्छर आसपास पनपने ना दे। और अगर मच्छर वैसे भी हो रहे हैं या फिर कुछ जैसे हमारे देश में बहुत जगहों पे होते हैं कि वो तकलीफ एक ज्यादा होती है बहुत जगहों पे, तो कम से कम अपनी खुद की जो बेसिक ये रखनी है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है, उसकी तरफ ध्यान देना है, ये पहली बात। दुर्भाग्यवश अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर एक आध मच्छर ने काट दिया, और वो मच्छर अगर कैरियर ही था और आपको भी डेंगू या बाकी की कोई भी चीज हो, जैसे मलेरिया है, चिकनगुनिया है, अगर आप उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं और बुखार आता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से सबसे पहली बात तो यही है जो डॉक्टर साहब ने अभी पहले ही बताई, कि अच्छी तरह से खुद के ऊपर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। माने मेरे शरीर में क्या हो रहा है उसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान देना और सजग रहना, ये सबसे पहली और जरूरी बात, जिसे आयुर्वेद कहता है क्रिया कालम न हापाए। माने आपको जो चिकित्सा का, वैद्यकीय परामर्श का जो संधि आपको उपलब्ध कराई गई है, उसे जाया ना करें। तो सबसे पहली बात यही होगी, मेरा कहना होगा कि कई सारी जगहों पे क्या होता है कि हाँ, थोड़ा सा बुखार ही तो आया है, तो चलो कुछ घर की चीजें ट्राई करते हैं, अगर उससे नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ये जो हमारी टेंडेंसी है सेल्फ मेडिकेशन के बारे में, उससे थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी है। और पहली एक चीज जो हमने करनी है, कोई भी किसी भी तरह का फीवर हो, तो उसके लिए पहली बात आपने करनी है, जिसे आयुर्वेद कहता है लंघन। लंघन माने क्या कहता है आयुर्वेद की, ज्यादा ना छूटे खाना। क्योंकि क्या होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो ऑलरेडी फाइट कर रही है कई चीजों से, आपके शरीर में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, आपके माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक। और इन सारी चीजों में अगर आप आपके पाचन तंत्र पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जोर और ज्यादा जोर डाले, आप अगर उस पे लोड दे, तो बॉडी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए एक पहली बात ऐसी करनी है कि जब तक बहुत अच्छी तरह से भूख ना लगे, तब तक पहली बात तो कुछ ना खाए। केवल जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, जो औटाया हुआ गर्म पानी है उसके सेवन करते रहे। अब ये केवल आयुर्वेद में लंघन कहा है इसीलिए हम कह रहे हैं, इतनी सी बात नहीं है, इसके ऊपर भी रिसर्चेस हुए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि बाख रॉश, ये जो साइंटिस्ट थे, मेरे ख्याल से तकरीबन एक 2-3 साल पहले उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसी वजह से था कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें से जो ऑटोफेजी नाम की प्रक्रिया शरीर में चालू हो जाती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करेगी फाइट करने के लिए अच्छी तरह से इन सभी इंफेक्शन से, तो वो अच्छी तरह से होगी। इसके लिए आपको लंघन सबसे पहले करना है। और बहुत अच्छी तरह से अगर आप भूख लग रही है, तो एक तो फ्लूइड बैलेंस के लिए कई जगहों पे क्या किया जाता है कि लोग छाछ पीते हैं या फिर फलों के जूस पीते हैं, ये भी चीज ना करें। आपको एक अच्छा फ्लूइड रिप्लेसमेंट की एक थेरेपी मैं बताता हूँ, कि जिससे जो फ्लूइड आपके शरीर में जाएंगे वो आपको बाधा ना करे कम से कम। तो जो तरल पदार्थ आपने लेने हैं शरीर में, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मूंग का सूप करके ले सकते हो। इसके लिए आपको चम्मच भर जो मूंग है, वो केवल एक तकरीबन 2 से 4 कप पानी लेना है, उसमें एक चम्मच भर मूंग डालने हैं, गैस पे अच्छी तरह से गैस पे रख के उससे अच्छी तरह से पकाना है। और ये तकरीबन 1/4 औटा से लेना है, माने अगर 4 कप पानी आपने रखा है तो 1 कप तकरीबन करना है। उसमें ही जीरे का, देसी गाय की घी का अगर आप छौंका भी लगाए तो भी चलेगा, सेंधा नमक उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ा सा बिल्कुल अनार के दाने उसमें डाल सकते हैं। और ऐसा जो मूंग का सूप तैयार हो,
वो आपने लेना है बतौर खाने के तौर पे, तो ये पचने के लिए आसान होगा। ये जो फ्लूइड होंगे वो आपको बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, मदद करेंगे, इस प्रकार के फॉर्मेट में है। तो ये मुंह का सूप एक हुआ। दूसरी बात जिसे आयुर्वेद कहता है लाजामंड, या जो धान का लावा मिलता है, जो लक्ष्मी पूजन के समय इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको, वो जो पफ पैडी रहता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका पानी बना के लिया जा सकता है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो उसमें थोड़ी सी जो शक्कर होती है, खड़ी शक्कर भी होती है, वो भी मिला के लिया तो वो भी चल सकता है। उसके बाद में राइस ग्रुअल आप बना के ले सकते हैं, कांजी जो फ्रेशली प्रिपेयर की हो वो आप बना के ले सकते हैं। मराठी में हम पेज कहते हैं उसे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप प्लेन मटन सूप ले सकते हैं, घर में बनाया हुआ, अच्छी तरह से पकाया हुआ, और उसका केवल पानी लेना है आपको, आपको पीसेस नहीं लेने आपने उसमें। तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। खाने पीने के बारे में जैसे जैसे आपकी भूख बढ़ती चली जाए, उस हिसाब से आपके वैद्य को आप उनका विमर्श लें, और जैसे जैसे वो आपको आहार में बदलाव लाने के लिए कह रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप आहार में बदलाव लाएंगे तो ये चीजें अच्छी तरह से मैनेज होने में आपकी दवाइयों को भी मदद होती है। विशेष रूप से अगर आप किसी भी चीज पे, इन सभी चीजों पे अगर आप आयुर्वेदीय उपचार ले रहे हो, तो आपको कोई भी वैद्य पहली जो बात बताएगा वो लंघन की ही होगी, क्योंकि लंघन से, ये हमने कोविड में भी पाया है कि लंघन से कई सारी ये जो चीजें हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से दवाइयां भी कारागर होती है। तो ये पहली बात आपको जरूर तौर पे बताना चाहूंगा। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से किस तरह से ये प्रोग्रेशन में जा सकता है डिसीज, इसके बारे में बताया, तो थोड़ा सा आयुर्वेद का बैकग्राउंड उसके बारे में हम लोग देखते हैं। विशेष रूप से अगर हम लोग ये डेंगू के बारे में अगर बोले तो, या जैसे मैंने कहा दंडक ज्वर के बारे में, क्योंकि लक्षण बहुत ही मिलते जुलते हैं। तो ये जो बुखार का आयुर्वेद में वर्णन किया है या व्याधि का वर्णन किया है, खास तौर पे वात और पित्त, ये दोनों जो दोष है उनकी दृष्टि दिखती है। इसीलिए जो रैशेस आना हो, या फिर हड्डियों में जो पेन होना हो, या मस्कुलर पेन हो, ये सभी चीजें जो है वो लक्षण है वात के। रैशेस जो है वो पित्त के लक्षण है। धातुओं के रूप में अगर देखा जाए तो रस, रक्त और मांस, ये तीन धातुओं की दृष्टि पहले होगी। और अगर इसके ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा, क्रिया कालम न हापे, अगर आपने ट्रीटमेंट समय पे नहीं लिया और इस रोग को पनप नहीं दिया आपके शरीर के अंदर, तो धीरे धीरे फैलता जाएगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो ऑर्गन फेल्योर की तरफ लेके जा सकता है। आयुर्वेद कहेगा गंभीर धातुओं की तरफ लेके जाएगा। गंभीर धातु माने कौन से? तो अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु तक इसकी दृष्टि आपको दिखाई देगी। और इसीलिए जो आगे जाके ये प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन दिखना शुरू हो जाता है, या फिर ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, हिमरेजिक फीवर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, वो सभी चीजें प्रिडोमिनेंटली होती है कि इस वजह से होती है कि गंभीर धातुओं की तरफ ये चला जा रहा है। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो जिसे अगध तंत्र कहा जाता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के 8 शाखाएं हैं, स्पेशलाइजेशन जिन्हें कहा जाएगा, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। ऐसा कुछ नहीं कि अभी कुछ स्पेशलाइजेशन निकला है, ऐसे कुछ। तो उसमें कहा जाता है अगध तंत्र या विषय चिकित्सा। तो टॉक्सिकोलॉजी जिसे आजकल के परिभाषा में कहा जाएगा, तो इस टॉक्सिकोलॉजी में मशक दंश माने मस्किटो बाइट का वर्णन, उसके हिसाब से क्या लक्षण पैदा होंगे और उस पर कौन से कल्प इस्तेमाल करने हैं, इसका डिटेल्ड वर्णन पाया जाता है। और अगर आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा दूं, तो ये पहले एक क्लियर करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से सेल्फ मेडिकेशन ना करे, ये बात पहले ही आपको बताना चाहूंगा। और आपको जो कुछ एक हर्ब ध्यान में रखने हैं वो जरूर उनके नाम में बताऊंगा। इसमें से एक है गिलोय, दूसरा है सौंठ, तीसरी है तुलसी, और चौथा है कालमेघ। ये 4 ऐसी काष्ठौषधियां है, वनस्पतियां हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से खास तौर पे डेंगू के बारे में अच्छी तरह से कारगर साबित हुई है। इसके ऊपर भी कई सारे रिसर्चेस ऑलरेडी हुए हैं। अगर कार्य के बारे में थोड़ा सा कहूँ तो एक तुलसी के बारे में इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा। तुलसी इसलिए क्योंकि घर घर में पाए जाने का चलन था, अब है या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी कई जगहों पे वो होगा। तुलसी को आयुर्वेद ने पर्यायी शब्द कहा है अपेत राक्षसी या भूतग्नि। अपेत राक्षसी, इसका अगर हम लोग
ध्यान में अर्थ ले तो उसका अर्थ होगा कि विभिन्न तरह के जो जंतु है, जीव जंतु है, उन्हें थोड़ा सा वो अपने से दूर रखती है। तो आपने पाया होगा जिस घर के आंगन में तुलसी है तो जनरली वहां पे जो मच्छर है वो बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं आते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गुण है तुलसी में कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे नेचुरली काम करता है। और इसलिए हर्बल नेचुरल जो मॉस्किटो रिपेलेंट रहते हैं उसमें तुलसी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। अब दूसरी बात, तुलसी एक ज्यादा जरूरी इसलिए है कि जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो तुलसी की जैसी दिव्य औषधि नहीं है। तुलसी का स्वरस माने तुलसी का ताजा निकाला हुआ रस 2 टेबलस्पून 3 से 4 बारी आपके वैद्य की सलाह के अनुसार अगर आपने ऐसी कंडीशन में दिया जहाँ पे प्लेटलेट घट रही है तो 24-24 घंटे में भी बहुत ही बढ़िया परिणाम उसके आते हैं। हमने कई सारे मरीजों पे आज तक हम लोग हमेशा इस चीज का प्रयोग करते रहते हैं। पपीते के पत्तों के बारे में भी ये चीज कही जाती है, लेकिन मेरे इस्तेमाल में वो ज्यादा नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर उसका थोड़ा सा प्रयोग गलत हो गया तो वो हिपैटोटॉक्सिक माने आपको यकृत को बाधा उत्पन्न करने वाले साबित हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि सेल्फ मेडिकेशन से बचे। तो बाकी भी वनस्पतियां जो मैंने कही है उनकी हिपैटोप्रोटेक्टिव रोल है, एंटी माइक्रोबियल रोल भी है, जिसके ऊपर कई सारे पेपर्स ऑलरेडी दर्ज हुए हैं। साथ ही मैं जरूर आपको ये बताना चाहूंगा कि किस फॉर्मेट में लेनी है ये आपके वैद्य को डिसाइड करता है, क्योंकि आपकी प्रकृति से लेकर कम से कम 10 ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके बारे में आपका वैद्य सोचता है और फिर कस्टमाइज मेडिसिन दिया जाता है। देखिए आयुर्वेद में रोग के हिसाब से औषधि ऐसा चलन नहीं है, वहां पे व्यक्ति के अनुरूप औषधि देने का चलन है। और इसलिए कस्टमाइज प्रिसाइज ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको जरूरी है कि आपके नजदीकी जो शासन मान्यता प्राप्त वैद्य है, माने जिसके पास या तो बीएमएस की डिग्री है या तो हमारे जैसे एमडी आयुर्वेद की डिग्री या एमएस आयुर्वेद की डिग्री है, तो उनके पास ही जाके आप ये सलाह मशवरा ले। और जितने जल्द इन चीजों का आपका निदान होगा, डायग्नोसिस होगा और आपकी चिकित्सा चालू हो जाएगी। अब मैं बतौर आयुर्वेद चिकित्सक आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए उसी दायरे में मर्यादित रह के बात करूंगा। लेकिन आप किसी भी तरह का किसी भी वैद्यकीय शाखा के आप अधीन हो औषधियों का सेवन करने के, आपका जो डॉक्टर है, आपके जो वैद्य है, जल्द से जल्द उनका मशवरा आप ले तो इसकी मैनेजमेंट अच्छी तरह से होना और ये फेटलिटी तक न जाना माने मृत्यु तक आगे न जाने की जो सिचुएशन तैयार हो सकती है, वो इसी ये राजमार्ग है उसके लिए कि आप जल्द से जल्द वैद्यकीय परामर्श लें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जिस प्रकार से विस्तार से हमें बताया कि लक्षणों की पहचान करके और शरीर में हुए परिवर्तनों पर ध्यान देना है और अपाचन की स्थिति में भोजन भूख लगने पर ही ग्रहण करना, जबरदस्ती ना करना। और जिस नोबेल प्राइज की हम बात कर रहे हैं वर्ष 2016 में जापान के वैज्ञानिकों को मिला, उन्होंने ये बताया कि उपवास करने से हमारे शरीर में किस प्रकार से हम जल्दी से हील कर पाते हैं बॉडी को। और यही परंपरा हम वर्षों से हम सनातन संस्कृति में अपनाते आ रहे हैं। अगर हम इन्हीं बातों को ठीक से चलन में अपने प्रचलन में ले आए तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगला प्रश्न मेरा डॉक्टर सुकृत सर से है कि हमारे समाज का एक वो तबका जो चलने फिरने में थोड़ा सा असमर्थ होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग समाज की। ऐसी स्थिति में हमारे पास उनकी देखभाल के लिए ऐसा हमारे पास क्या मैकेनिज्म हो, हम कैसे उनको जल्द से जल्द उनकी चिकित्सा कर पाए। अगर उनके घर में कोई ना हो तो वो खुद अगर वो कुछ उनको बता पाए कि किसी प्रकार का अटैक उनको ना आए, तो बुजुर्ग लोगों के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म रहेगा। डॉक्टर सुकृत सर। देखिए ऐसा है कि जब से ये कोविड ने हमें बहुत कुछ लिया, बट as a profession, what happened during COVID, that government allowed e-consultations. So nowadays you can access a learned clinician from the comfort of your home through e-consult, through your phone, through your tablet or
your laptop. So first, it's a, like I said, it's a self-limiting disease. Not everyone goes into, but at the same time, this is very unpredictable course. Dengue has a very unpredictable course. It can turn into a catastrophe within a matter of few hours. So the monitoring is very important, and monitoring in terms of signs and symptoms. So once you have the diagnosis that I have dengue or somebody near and dear who has dengue, so to somebody should be present in that 10 days. So in one day you can have a proper diagnosis. So next 10 days are going to be a difficult time once you have a confirmation of diagnosis. First thing, don't self-medicate. There are medicines, like doctor said, it can harm you. There are medicines like NSAIDs, like Combiflam, ibuprofen, diclofenac, all your COX-2 inhibitors, all your painkillers are strictly contraindicated in dengue fever. So once you take it, it further increases the chance of your bleeding. And once a bleeding happens, then there is a catastrophe. Then you have missed the boat. So first is, because it has intense pain, but the pain is managed through paracetamol only. In any case of fever, as a rule in Delhi during winters, during rainy season, any case of fever, you don't take any painkiller. That's a thumb rule that you should remember, and you should tell others as well. Second, if the illness is viral, it's dengue, it's malaria, sorry, it's dengue, it's chikungunya, or a parasite borne disease like malaria, or any other viral illness, the antibiotics are not going to help you. So please stop taking antibiotics on the drop of hat. Because what I've seen in my practice in my 20 years, that people just a whiff of fever and they start popping antibiotics like anything. So please don't do that. And because India has access to all the medicines, when you go to a pharmacy, they can give you antibiotics like a candy. You should be aware that antibiotics, if not indicated, can actually harm you, can actually harm your overall health. And Dr. Parikshit will agree with me, because we have friendly bacteria too in our gut, which involves the vat, cough, and pitta, as Ayurveda says. So your health starts from your gut, and by popping an antibiotic when you don't have a bacterial infection will destroy your gut flora, which is the reason for many lifestyle diseases that we are seeing, be it atherosclerosis, hypertension, diabetes, asthma, all has its etiology somewhere embedded in what we are eating and how much it is being absorbed, and what is the lifestyle. Then proper hydration is very important. A lot of complication in dengue happens because uh, you were in shock, in low BP, your plasma volume got decreased. So the organ failure happens because of high hematocrit, which is high cell volume and less plasma, less water in your blood. That chokes the narrow vessels in your organs, and that amounts to organ failure. So one is low platelet, the other is high hematocrit, which you can correct by drinking large amount of water, by fruits, by coconut water, by your uh, conventional natural fruit, not carbonated drinks. So ORS in children will help a long way. So the first primary thing, apart from paracetamol in the management of dengue, is replacement of fluids and watching the urine output if you have good urine output. So I'll
enumerate some danger signs, and especially when the fever goes from 3 to 5th days or 6th day of fever is the highest dangerous time when you should be very careful and very watchful and at the drop of hat. So I will enumerate some of the symptoms, but there is also a general wisdom. If you see that somebody is deteriorating, or if you don't feel good about it, it's better to admit in a facility and get the right management done. Because self-limiting dengue is it has a lower course, but if you have some danger sign, please don't ignore, and please don't wait that it will, improve over of some short period of time. So first thing is abdominal pain or tenderness. If you press your abdomen and there is a pain, you should be on a high alert. And same as persistent headache. Persistent headache also may amount to, rupture of cerebral arteries and giving you a hematoma or something in the brain. Second thing is persistent vomiting. So if the vomiting is not controlled by the usual remedies and usual drugs, that denotes that patient is going towards a complicated dengue. Third is bleeding from any side. So it could be a peritoneal bleeding, it could be a cerebral bleeding, it could be vaginal or reproductive tract bleeding, bleeding from your hemorrhoids or per rectum. Any sort of bleeding in dengue is an indication for immediate admission. And usually you don't wait for the bleeding. If the platelet count becomes very critical, then you should admit the patient. Fourth is restlessness. So if you see that somebody is not being comfortable and constantly being restlessness stage, then you should sort of refer or admit. Fifth point is liver enlargement, which can be palpable as with, or it can be from your GP or somebody who knows how to measure the liver span. Then there are 6 point is lab investigation. So if the platelets are in decreasing rapidly, the trend is very important, not the count, but if it is decreasing, then there's a matter of concern. You should watch it carefully. Sometimes once a day, or even in sometimes 12 hourly watchful of ness of platelet is needed. Increase hematocrit. So if the PCT, packed cell volume, or hematocrit is higher than the baseline, then that's a matter of concern that should be corrected ASAP. So that happens because I told you that the blood components or the blood cells become high, and then they choke the, then low blood pressure. So everyone now has a BP machine at their homes. So if the blood pressure is dropping, that's a sign of shock syndrome, and then you should be very careful and admit the patient to. Then, like I said, that was the first point. This is my last point also in terms of danger sign. So general condition, decrease in general condition. If you feel suspicious that this patient is not responding to paracetamol, fluid, rest, then you should actually consult the doctor, and doctor will. So like Dr. Saab also said that it has to be, walked through by a registered medical practitioner, whether it's a modern medicine or Ayurveda or homeopathy or Unani. You should always consult a qualified doctor. So they know the symptoms, they know when to admit, and especially the general practitioners and people who are involved in public health, they know, they are the gatekeepers. So you should have a family doctor, you should have a doctor whom you can go out a drop of hat, so that just like it's so
healthcare has been misunderstood as disease care. I have a disease, I will go to a doctor. No. For health also, you consult somebody. You be in touch with somebody, somebody in your home, somebody in your neighborhood, somebody who can be your coach. So GPs, so 30 years back, when I was a kid, we used to have a family doctor visiting. Now that trend has gone. That trend needs to be revived, and that trend has to be there because the family doctor takes care of your preventive health. So prevention is better than cure. So don't wait for things to go south. You get in touch with a doctor on regular basis, whether it's for your seasonal illness, for your chronic illnesses, for your mild illnesses. So that concept needs to get revived, and that also applies to dengue also. So these are the points that we should be very aware. And at the the once you have a diagnosis, the threshold for getting admitted would be very, very low. So you don't wait. uh, Unfortunately, I also, when I came to Delhi in 2005, I also got dengue in 2006. That was a major outbreak, and I was in AIMS, and we lost a third year student in dengue because of cerebral bleed. Because then we did not understand, it was because though dengue is documented in 80s, and but the recent outbreak happened, I think first time in 2006, and that was a time people has less understanding. Now we understand, and the pathology, how to treat it, how to avoid it. So we should have fewer cases, fewer complications, fewer deaths, and that's very unfortunate. If because in the age of this internet, you should be very aware that what to do, what not to do. So one thing is to, like I said, that don't pop, uh, medicines like without a consult of a doctor. They all the medicines has side effects. So that is why people prefer Ayurveda, because it's a long uh, method of medicine. They have sort of recognize which molecules are toxic, and they have fewer. Modern medicine, of course, has more side effect, more damage if it is not given properly. So the window is very, very less. So I think being aware and being responsible also, to watch out for danger signs, to understand when to admit, and when in doubt, admit. So that's the rule that during outbreak should happen. So that's there for my submission, that keep reading, be aware, don't ignore warning signs, and first is to get the right diagnosis in case of fever. धन्यवाद सुकृत सर। आपने कोरोना काल में इंटरनेट की भूमिका को एक बार फिर से रेखांकित किया है, और साथ आपने बताया कि बुजुर्गों की उचित देखभाल के लिए हमें टेलीमेडिसिन जैसे विकल्पों का हमें प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आपने बताया कि हमें इस बीमारी के लक्षण वाले मरीज का समय समय पर तापमान, उनका ब्लड प्रेशर आदि उनकी समय समय पर जांच होती रहनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो यहाँ पर प्राकृतिक रसों का सेवन करना चाहिए, और कार्बोनेटेड तरल पदार्थ शरीर को हमारे हाइड्रेट करने के बजाय डिहाइड्रेट करते हैं, अतः उनके सेवन से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद सर। हम कार्यक्रम में अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो मैं आश्वस्त हूं कि आपने सभी प्रश्नों को, सभी उत्तरों को आपने शामिल किया है। फिर भी अगर हमारे छात्राओं के मन में कोई, और हमारे जो जितने भी श्रोता हैं, इसमें हमारे प्रोफेसर्स भी हैं, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो रहा हो तो फटाफट से, समय कम है हमारे पास, तो जल्द से जल्द कम शब्दों में और अपना
अपना प्रश्न आप किन से पूछना चाह रहे हैं, वक्ता का नाम, और आप नाउ द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। प्रश्न आमंत्रित हैं। Am I audible? Yes, you are audible. हाँ, आप में से अगर किसी के प्रश्न हैं तो कृपया समय रहते जल्दी अपने कम शब्दों में अपने मुख्य वक्ता के सामने अपने प्रश्न रखें। हमारी कोई भी छात्राएं। तब तक डॉक्टर परीक्षित से मेरा एक प्रश्न है, अगर वो सुन पा रहे हैं तो। सर, अभी डॉक्टर परीक्षित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, बताइए। हाँ सर, एक प्रश्न है कि हाल ही में कुछ आयुर्वेदिक पौधों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, लाइक अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय जैसे पौधों का। तो ऐसे में गिलोय जो है सबसे रामबाण हमारे सामने उभर कर आया है। तो गिलोय को हम प्राकृतिक रूप से घर पर उसका काढ़ा या उसकी चाय कैसे बना सकते हैं? जी, अच्छा सवाल पूछा है आपने। एक बात सबको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गिलोय जो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है, मुझे पता नहीं कि आपके महाविद्यालय में बॉटनी की फैकल्टी की क्या स्थिति है, क्योंकि मुझे महाविद्यालय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ पे बॉटनी का विभाग कार्यरत है तो उस विभाग से या तो बॉटनी के विभाग से या तो आपके नजदीकी जो भी वैद्य है उनसे एक बारी कंफर्म कर ले कि जिस चीज को आप बतौर गिलोय उठा के लाए हैं वो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया ही है या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि बीच में एक बारी केस भी उस प्रकार के आए थे कि टिनोस्पोरा क्रिस्पा नाम की भी एक वनस्पति की प्रजाति है जो दिखने में तो वैसे गिलोय जैसी है लेकिन गिलोय नहीं है। तो अगर उसका काढ़ा उबल के लिया किसी ने तो उसको हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। और इसीलिए जो हमने पहले कहा कि क्यों रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास आपको जाना है, तो इस वजह से जाना है। आप काढ़ा जरूर तैयार करके ले सकते हैं, लेकिन कौन सी प्रकृति में वो चले, कौन सी प्रकृति में ना चले, इन सभी चीजों के लिए भी आपको एक परामर्श लेना जरूरी होगा। और सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपको ये जानकारी तय करनी पड़ेगी कि द पर्टिकुलर स्पीसीज विच यू हैव गॉट is actually Giloy, yeah, it is Tinosporia crispa, which is toxic. धन्यवाद सर। अगला कोई प्रश्न हो हमारे पास, कोई छात्राएं पूछना चाहती हो? Even if somebody wants to connect offline to this in this audience, we can, you can share our contact numbers. We can address if there's a personal query. Okay. बिल्कुल सर, बिल्कुल। डॉक्टर साहब का कहना है कि आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब अपने खुद के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे, ताकि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से भी कुछ अगर समस्या है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। प्रश्नों का कम आना इस बात का संकेत है कि आपके दोनों के जो मार्गदर्शन है हमारे लिए बहुत ही काबिल रहे, और शायद यही कारण है कि हमारे पास प्रश्नों की बहुत ही कमी है यहाँ पर। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और धन्यवाद ज्ञापन के रूप में हमारी मिरांडा हाउस कॉलेज की टीचर इंचार्ज टीआईसी डॉक्टर सोनाली मैम, सोनाली चितालकर को बुलाना चाहूंगा, और वे आप दोनों महानुभवों का धन्यवाद ज्ञापन। डॉक्टर सोनाली मैम। Am I audible? Ajay? Yes ma'am, you are. Yes ma'am, yes ma'am, you are. Okay. I would really like to thank both Dr. Parikshit and Dr. Sukrit for taking out their valuable time and joining us and giving such a complete description of what to do, what not to do, how to eat, and how to manage dengue, as well as how to manage ourselves in daily life during changing seasons.
I would not like to take too much of time here because we are here for a very somber and a very, an occasion in which we can only hope that none of our students have to face this kind of a condition again. I thank everyone who has come here, and I would hope that all of you are engaged in using the information that you have gotten from today's webinar. Once again, both the doctors, Dr. Parikshit and Dr. Sukrit, thank you very much. Please share your numbers with us. I will also be sharing your numbers with our students, and I would request you, if there is any student who wants to contact you, we will take the advantage of having interacted with you today. Thank you so much, Ajay. Thank you so much, non-teaching staff which have attended, and also the teachers who have made this webinar a success. I will now end this session with a prayer for Lavanshika, and with a very somber request to all our students who are hearing this. I have taken a recording of this session and I will be sharing it in all groups. Please share this information with as many people as you can. Thank you very much. Jai Hind. We can now exit. Thank you.